हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, 100 टेंशन उसकी अलग है, ऊपर से CUET फॉर्म को भरना ना भरना, 100 कलेश, ये सारी कंट्रोवर्सीज, DU के एडमिशन्स, मैथ्स नॉन मैथ्स, ये सारा झमेला मुझे पता है आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ बिना कोई टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले बता देता हूँ इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरा एंड तक देखना। लेकिन 2 बातें मेरी प्लीज़ ध्यान से अभी सुन लो। पहली चीज़ ये कि CUET का फॉर्म अभी आप भरो, पूरा इसमें डिटेल बताया गया है स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, आपको कुछ और कहीं पर भी देखने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, मेरी गारंटी है। लेकिन अभी CUET का फॉर्म सबमिट मत करना। अब क्यों नहीं करना, क्या नहीं करना, वो सब चक्कर मेरे ऊपर छोड़ो। CUET की जो डेडलाइंस है फॉर्म्स की, वो ऑब्वियसली खिंच जाएगी आगे, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं। अभी 22 मार्च जो कह रहे हैं वो भी आगे आ जाएगी, लेकिन अभी रुक जाओ, 11 तारीख तक तो कम से कम रुक जाओ, एग्ज़ाम दे दो, उसके बाद ही सबमिट करना। बट हाँ, फिल करके डिटेल भर के रख सकते हो। और दूसरी चीज़, अभी मैथ्स नॉन मैथ्स DU में होगा नहीं होगा, उसके लिए मैं पूरी डिटेल वीडियो अलग से भी ला रहा हूँ, बट इन शॉर्ट बता देता हूँ। DU की ऑफिशियल फॉर्म की अभी डिटेल आनी बाकी है 2025 की, तो उसको आने दो। अगर DU ने भी बोल दिया कि BCom ऑनर्स के लिए मैथ्स कंपलसरी है, तब अलग की बात है। अभी सिर्फ CUET ने बोला है, बट DU हो सकता है एक्सेप्ट कर ले कि ठीक है, आप अकाउंट्स के साथ भी BCom ऑनर्स कर सकते हो, तो DU के फॉर्म में जो बात लिखी होगी वो प्रिवेल करेगी। ठीक है, तो बिना किसी टेंशन के आप अभी मस्त अपनी पढ़ाई करते रहो। ये वीडियो है CUET ऑनलाइन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरने की कंप्लीट, आप कह सकते हो मास्टर क्लास है, तो पूरा एंड तक देखना। सारी डिटेल स्क्रीनशॉट लेकर स्टेप बाय स्टेप बताई है, सारे बॉक्सेस के साथ, किस में क्या फिल करना है क्या नहीं, आपके हिसाब से। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके बता दें। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे प्रिय स्टूडेंट्स और सारे लिसनर्स, द मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑन दिस चैनल इज फाइनली हेयर। यस, हम जानते हैं सबसे ज्यादा अवेटेड वीडियो के CUET का फॉर्म कैसे भरे। ये रिकॉर्डिंग हो रही है आज 6 मार्च 2025 को। आई रिपीट, ये रिकॉर्डिंग हो रही है 6 मार्च 2025 को, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है कि आप अपने फॉर्म जरूर भर लीजिएगा, लेकिन पेमेंट और फाइनल सबमिशन 15-16 मार्च से पहले मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशंस आ रही हैं और बहुत सारी चेंजेस और अपडेट्स आने वाले हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आज का सेशन ध्यान से सुनिएगा और फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस शुरू कर दीजिएगा, लेकिन सबमिशन जो है वो इतनी जल्दी नहीं करनी। सबमिशन के लिए हम आपको बताएंगे कौन सी सूटेबल डेट्स हैं, लेकिन वो होगी 15 से 20 मार्च के बीच में। तो टू बिगिन विद दिस सेशन, आज का जो पूरा का पूरा टॉपिक है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग विच इज कॉल्ड CUET एप्लीकेशन 2025 स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप का मतलब है यह भी बताया जाएगा कि अभी स्क्रीन में क्या आएगा, स्क्रीन में क्या आपको फिल करना पड़ेगा और क्या पूरा प्रोसेस होगा। करेक्ट। सो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस से पहले आपको इन सारे पॉइंटर्स का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1, स्कैन्ड कॉपी ऑफ फोटोग्राफ होनी चाहिए जिसका साइज होना चाहिए 10 KB to 200 KB। इसमें कंजूसी मत करिएगा। अपने सेलफोन से फोटो खींचने की जरूरत नहीं है, बुरे बुरे कैमरा से फोटो खींचने की जरूरत नहीं है, नहीं तो लास्ट स्टेज पे जाके अपलोड नहीं होगा। आप क्या करेंगे, आप अपने घर के नियरेस्ट फोटो स्टूडियो पे जाएंगे, फोटो स्टूडियो पे फोटो खिंचवाएंगे और सॉफ्ट कॉपी ले लेंगे, इंश्योरिंग के साइज जो है वो 10 KB से 200 KB के बीच में हो। प्लीज अपने घर पे नो जुगाड़ सिस्टम, क्योंकि फोटोग्राफ में ये क्लियरली बोला गया है कि 80% शुड बी ऑन योर फेस। मतलब फोटोग्राफ का जो 80% कंटेंट है वो आपके फेस से होना चाहिए। कोशिश करिएगा कि उसमें आप चश्मा ना पहने, मास्क तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड उसका व्हाइट होना चाहिए, उसी के बेसिस पे फोटो एक्सेप्ट होगी। नहीं तो फॉर्म के सबमिशन में फोटो एक्सेप्ट होना अपने आप में एक चैलेंज हो जाएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, स्कैन्ड कॉपी ऑफ सिग्नेचर। स्कैन्ड कॉपी ऑफ सिग्नेचर में जो साइज होना चाहिए वो 10 KB to 50 KB के बीच में होना चाहिए। आई रिपीट, जो स्कैन्ड कॉपी ऑफ सिग्नेचर है
वो 10 KB to 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो पहले आप सिग्नेचर करेंगे, फिर उसको स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद आप उसे सेव कर लेंगे। तीसरा डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, पासपोर्ट नंबर या फिर जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड आधार कार्ड है जिसमें आपकी फोटोग्राफ भी हो वही एक्सेप्ट होंगे, बाकी सारे एक्सेप्ट नहीं होंगे। सो मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने आधार कार्ड्स अगर अपडेट होने हैं, उसमें कुछ चेंज होना है तो करा लीजिए, नहीं है आपके आधार कार्ड तो टाइमली उसे अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड आईडी कार्ड्स ही एक्सेप्ट होंगे, राइट। और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर एंड इमरजेंसी ईमेल आईडी। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में आपके पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, इमरजेंसी मेल आईडी में भी आपके पेरेंट्स का ईमेल आईडी हो सकता है। तो वो फोन नंबर और ईमेल आईडी को आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स के लिए रखिए। इसके अलावा 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट और कोई सर्टिफिकेट, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी हो, एससी कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस हो या पीडब्ल्यूडी हो। और उसके अलावा चाहिए आपको अपार आईडी। प्लीज ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए, ये कहता है अपार आईडी, आई रिपीट, ये कहता है अपार आईडी इफ अवेलेबल, और अगर अवेलेबल नहीं है तो मत फिल करिएगा। अपार आईडी इज एन ऑप्शन, इट इज नॉट अ कंपल्शन। तो इवन बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग द CUET फॉर्म, दीज आर द प्री रिक्विजिट्स। ये वो चीजें हैं जो आपको कंपलसरी चाहिए ही चाहिए, इनका बिना आपका CUET का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो बिफोर यू गो टू द वेबसाइट, बिफोर यू सी एनीथिंग एल्स, कोई भी चीज आप अपलोड करें, उन सबसे पहले आपको ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने की जरूरत है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे कि जब हमने ये सब कर लिया तो हमारा प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा। सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे जाएंगे विच इज www.cuet.nta.ac.in। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपका होम पेज कुछ इस तरीके से खुलेगा, विच इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG। आई रिपीट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG। और यहां पे जाने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपकी पूरी वेबसाइट पे सबसे ऊपर ही ये लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर CUET 2025 इज लाइव। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका फॉर्म खुल जाएगा। और इस फॉर्म को खुलने के बाद आप क्लिक करेंगे CUET UG 2025 रजिस्ट्रेशन, जो रेड कलर से लिखा गया है। ये जो CUET 2025 रजिस्ट्रेशन है, ये क्लिकेबल लिंक है। आई रिपीट, CUET 2025 रजिस्ट्रेशन जो आप देख रहे हैं, ये एक क्लिकेबल ऑप्शन है। आप इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फॉर्म आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहां पे आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे। ऑप्शन नंबर 1 है स्टेप बाय स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन। स्टेप बाय स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन में डाउनलोड हो जाएगा पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी स्टेप बाय स्टेप कि कैसे फॉर्म फिलिंग करी जाएगी। स्टेप बाय स्टेप होगा कि कौन से कॉलम में क्या फिल करा जाएगा। स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन होगी कि एग्जैक्टली क्या चाहिए। और दूसरा है रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन। तो जितने भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं किया है, जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करना है, जितने लोगों ने अभी CUET का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस इनिशिएट करना है, वो सबसे पहले क्लिक करेंगे रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव। क्लिक किया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू। ये वाला कॉलम उनके लिए है जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, जिनके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड अवेलेबल है, जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर अवेलेबल है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो आप ये सेंटर वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। आई रिपीट, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन में अब आपकी विंडो कुछ इस तरीके से दिखेगी। यहां पे रजिस्ट्रेशन होगा, यहां एप्लीकेशन फॉर्म होगा, यहां फी पेमेंट होगी। ये वो 3 स्टेप्स है जिनके बेसिस पे आप एप्लीकेशन भरेंगे। बट ये स्टेप शुरू करने से पहले आपके पास प्रोस्पेक्टस होना चाहिए और ये है डाउनलोड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन।
ये वो प्रोस्पेक्टस है जिसमें सीयूईटी की पूरी डिटेल लिखी हुई है, जिसमें सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस लिखे हुए हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी कौन कौन सी कवर हुई हुई है वो लिखी हुई है। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ कॉपी आपके कंप्यूटर पे, आपके सिस्टम पे, आपके लैपटॉप्स में ऑलरेडी डाउनलोड हो जाएगी। इसके बिना आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। हम सब बहुत सुपर स्मार्ट हैं, ओवर स्मार्ट हैं, और हम सब बहुत ब्रिलियंट हैं, लेकिन फिर भी हम इसकी पीडीएफ कॉपी रखेंगे ताकि लेटर ऑन हम ये ना देख पाए कि अरे इसमें तो ऐसा लिखा था बट हमें तो पता ही नहीं था। तो उसको करने के बाद जब आप इस विंडो को स्क्रॉल डाउन करेंगे, विंडो को स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके पास ये पेमेंट डिटेल्स आ जाएंगी। पेमेंट डिटेल्स कौन कौन सी हैं? रजिस्ट्रेशन अप टू 3 सब्जेक्ट इज ₹1000 एंड प्लस 400 फॉर ईच सब्जेक्ट। अगर मैं जनरल कैटेगरी से हूं, हमें यह पता होना चाहिए कि सीयूईटी में टोटल 5 सब्जेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। आई रिपीट, सीयूईटी में कितने सब्जेक्ट अप्लाई कर सकते हैं? 5। इन 5 सब्जेक्ट्स को अप्लाई करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि जनरल कैटेगरी के लिए 3 सब्जेक्ट्स का जो टेस्ट की फीस है वो ₹1000 है। अप टू 3 सब्जेक्ट्स की जो टेस्ट की फीस है वो ₹1000 है, और प्लस 400 फॉर ईच एंड एवरी एडिशनल सब्जेक्ट यू चूज। यही अगर मैं ओबीसी मतलब नॉन क्रीमी लेयर से हूं, तो नॉन क्रीमी लेयर के लिए ये 3 सब्जेक्ट की जो फीस है वो 900 है, और 375 फॉर ईच सब्जेक्ट। 900 रुपीज फॉर 3 सब्जेक्ट्स एंड 375 फॉर ईच सब्जेक्ट। अगर SC, ST, PWD और थर्ड जेंडर मेरी बात सुन रहे हैं तो 3 सब्जेक्ट की फीस होगी अप टू 800 एंड 350 इज एन एडिशनल सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट की फीस होगी 800 और एडिशनल सब्जेक्ट इज इक्वल टू 350। और अगर आप आउटसाइड इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, आप मान लीजिए NRI हैं, तो 4500 जो होगा वो आपकी टेस्ट की फीस होगी अप टू 3 सब्जेक्ट एंड 1800 इज फॉर ईच सब्जेक्ट यू अप्लाई। तो मान लीजिए जो मेरा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, जो मैं सबको बोलता हूं वो सबने अप्लाई करना है और सबको ध्यान से सुनना है, वो 5 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें पहला सब्जेक्ट है मेरा मान लीजिए इंग्लिश, दूसरा सब्जेक्ट है मेरा मैथमेटिक्स, तीसरा सब्जेक्ट है मेरा अकाउंट्स, चौथा सब्जेक्ट है मेरा बिजनेस स्टडीज, और 5वां सब्जेक्ट है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ध्यान से सुनिए, ये कितने सब्जेक्ट हो गए? 5। इन 5 सब्जेक्ट में से जो टॉप 3 सब्जेक्ट हैं उनकी फीस कितनी हो गई? 1000। इन 5 में से जो टॉप 3 सब्जेक्ट हैं उनकी फीस कितनी हो गई? 1000। उसके बाद जो रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स हैं जनरल कैटेगरी के लिए क्या होगा? 400 इंटू 2 टोटल इज इक्वल टू हाउ मच? 800। तो अब मुझे ओवरऑल कितनी फीस पे करनी है? मुझे ओवरऑल फीस पे करनी है 1800। अगर मैं जनरल कैटेगरी से हूं और मैं 5 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करता हूं तो मेरी टोटल फीस आ जाएगी 800। 1000 रुपीज फॉर द फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स एंड 400 रुपीज फॉर अ सब्सिक्वेंट सब्जेक्ट आई अटेम्प्ट। तो ये है सिस्टम और ये है फीस की कैलकुलेशन अगर आप सीयूईटी के लिए 2025 में अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। सीयूईटी 2025 में इसी विंडो को नीचे करने के बाद आपको करना पड़ेगा, आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड आई अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड यू विल क्लिक टू प्रोसीड। तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करने के बाद, अपना अग्रीमेंट देने के बाद आप बढ़ेंगे आगे और आपको विंडो कुछ इस तरीके से नजर आएगी जहां पे आप अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन डालेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन में द फर्स्ट थिंग इज कैंडिडेट नेम। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने वाला हूं। अगर आपका घर का नाम है पिंकू और ओरिजिनल नेम कुछ और है तो आप वही नेम डालिए जो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट पे लिखा गया है। पिंकू, रिंकू, मिंकी, चिंकी, सोनू, मोहन, सोहन, रोहन, ये आपके निकनेम्स हैं। आपने हो सकता है नेम चेंज भी करा हो या नेम कुछ कराया हो, लेकिन जो 10th क्लास की मार्कशीट में आपका नाम है, ध्यान से सुनना, जो 10th क्लास की मार्कशीट का नाम है वो आपकी आईडी के साथ मैच होना चाहिए, और मैच ही नहीं, वही नाम आपको यहां पे टाइप करना है। तो मेरा नाम है अनुभव रखेजा, मैं यहां पे टाइप कर दूंगा अनुभव रखेजा। उसके बाद फादर या गार्डियन का नाम, तो मेरे फादर का नाम है डैश और पूरा नाम रखेजा। मदर नेम डैश, पूरा नाम रखेजा। फिर आएगी डेट ऑफ बर्थ। ध्यान से सुनिएगा, आपने कई बार स्कूल के रिकॉर्ड्स में कोई और डेट ऑफ बर्थ डाली होगी ताकि आपका एडमिशन हो जाए। आपने कई बार डेट ऑफ बर्थ चेंज करी होगी ताकि आपको स्पोर्ट्स कोटा वगैरह मिल जाए, लेकिन यहां पे वही डेट ऑफ बर्थ आएगी जो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में है। आई रिपीट,
जो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में है, जो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में है, वही डेट ऑफ बर्थ को आप यहां पंच करेंगे और वो डेट ऑफ बर्थ यहां पे आ जाएगी। जेंडर आपके पास टोटल 3 ऑप्शंस होंगे। अगर आप पुरुष हैं तो मेल, अगर फीमेल है तो महिला, और अगर आप थर्ड जेंडर हैं तो यहां पे ऑप्शन आएगा थर्ड जेंडर। करेक्ट? तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन एज इट इज वही होनी चाहिए जो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में है। प्लीज क्लास 10th की मार्कशीट में और इसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एलिजिबल टू गिव द टेस्ट। सो कमिंग बैक टू द फॉर्म, आप अपना नाम कंफर्म करेंगे, अपने फादर का नाम या गार्डियन का नाम कंफर्म करेंगे, यहां पे अपनी मदर का नाम कंफर्म करेंगे, यहां पे डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करेंगे और यहां जेंडर कंफर्म करेंगे, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर। ये आपकी पर्सनल डिटेल्स का कंफर्मेशन पार्ट है। आई रिपीट, ये आपकी पर्सनल डिटेल्स का कंफर्मेशन पार्ट है। इसके बाद आप आ जाएंगे प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस मतलब जहां पे आप रह रहे हैं, जहां पे आपसे कम्युनिकेट किया जाएगा। अब अगर आप स्कूल के हॉस्टल में रह रहे हैं तो वो मत फिल करिएगा, आप वो एड्रेस फिल करिएगा जहां पे आप रहते हैं। इसका मतलब प्रेमाइस नंबर, जैसे आपका हाउस नंबर हो गया, फ्लैट नंबर हो गया, अपार्टमेंट नंबर हो गया। उसके बाद लोकेलिटी, ये ऑप्शनल है, और लोकेलिटी जैसे मैं नोएडा में रहता हूं तो ये नोएडा आ जाएगा। कंट्री मतलब इंडिया। तो ये आपकी बेसिक एड्रेस डिटेल है, मतलब जो परमानेंट, जो प्रेजेंट, सॉरी क्या बोला मैंने, जो प्रेजेंट एड्रेस है जहां पे आप रह रहे हैं। तो प्रेजेंट एड्रेस में लोकेलिटी आ गई, कंट्री आ गई, स्टेट जो होगी वो मेरी जैसे यूपी है, उत्तर प्रदेश, जिसको बोला जाता है गौतम बुद्ध नगर, और डिस्ट्रिक्ट भी वही होगा गौतम बुद्ध नगर, और पिन कोड हो जाएगा 201301। ये मेरा पिन कोड है, जरूरी नहीं कि सबका पिन कोड सेम हो। तो जहां पे आप रहते हैं उसका एड्रेस डालना है। अब पॉइंट क्या है, मेरा परमानेंट एड्रेस जो आधार कार्ड है वो तो कुछ और है, रहता मैं कहीं और हूं, क्योंकि हमने घर शिफ्ट किया था, या हमारा घर रेनोवेट हो रहा है, या फिर हम रेंट पे हैं। तो उस केस में आपको यहां पे वही एड्रेस डालना है जहां पे आप रहते हैं। आप वो एड्रेस नहीं डालेंगे जो आपके आधार पे है। वो क्या पॉइंट है अभी आगे पता चलेगा, लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस मतलब है कि जो एनटीए है, जो सीयूईटी है, जो एनटीए या सीयूईटी है, वो आपसे कम्युनिकेट कैसे करेगी। उसको कम्युनिकेट करने के लिए सबसे पहले आएगा ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस के बाद अगला ऑप्शन होगा आपका कंफर्मिंग ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। सो वो आएगा ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस के बाद कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, फिर आएगा फोन नंबर। फोन नंबर में यहां पे आएगा आपका कोड विच इज +91, पूरे इंडिया में +91 होता है। यहां पे भी कंफर्म करेंगे कोड +91, और यहां पे अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद लास्ट कॉलम में आप देखेंगे वो आएगा ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर। ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर ऑप्शनल है, इसको डालना चाहते हो डालिए, नहीं डालना चाहते मत डालिए। मेरा सजेशन है कि मत डालिए, क्योंकि इमरजेंसी नंबर के लिए भी आपको एक फोन नंबर चाहिए होगा। मोस्ट लाइकली वहां पे आपके पेरेंट्स का ही फोन नंबर डलेगा। कितने फोन नंबर होंगे आपके घर में मुझे नहीं पता, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब है ईमेल एड्रेस, कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कंफर्म योर मोबाइल नंबर। आप देखिए हर इंफॉर्मेशन वो 2 बार ले रहे हैं ताकि कोई भी ग्लिच या कोई भी हिकअप ना हो। उसके बाद वो आपसे ये कहते हैं कि ऑल्टरनेट, आई रिपीट, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, जो प्योरली ऑप्शनल है। जब आप इस फॉर्म में नीचे जाएंगे तो आपके पास एक एड्रेस का और ऑप्शन आएगा, लेकिन उससे पहले आप इसको ध्यान से देखिए। वो कहता है सेम एज परमानेंट एड्रेस। क्या बोला? सेम एज परमानेंट एड्रेस। तो क्या ये एड्रेस एग्जैक्टली वही है जो आपने ऊपर फिल किया? परमानेंट एड्रेस मतलब जो आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। परमानेंट एड्रेस मतलब जो गवर्नमेंट आईडी पे लिखा हुआ है। परमानेंट एड्रेस मतलब जो आधार पे लिखा हुआ है। अगर आपका ऊपर वाला एड्रेस जहां पे आप रह रहे हैं
और आपके आईडी का एड्रेस दोनों सेम है तो आप इसको क्लिक कर दीजिए। लेकिन अगर वो दोनों अलग अलग हैं तो परमानेंट एड्रेस होगा जहां पे आप रह रहे हैं और यहां पे आपका वो एड्रेस आएगा, परमानेंट एड्रेस है वो जो जहां पे आप रह रहे हैं, और यहां पे वो एड्रेस आएगा जो आपका आधार कार्ड, जो आपका पासपोर्ट, जो आपका गवर्नमेंट आईडी बोलता है। एंड यहां पे परमानेंट एड्रेस में प्रेमाइस नंबर, लोकेलिटी जो ऑप्शनल है, फिर लोकेलिटी जैसे मेरा नोएडा है, कंट्री मेरा इंडिया है, स्टेट मेरा गौतम बुद्ध नगर है, डिस्ट्रिक्ट मेरा नोएडा गौतम बुद्ध नगर है और पिन कोड 201301 है। लेकिन मुझे ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं तो वहीं रह रहा हूं जहां मेरा आधार कार्ड है। तो मैं यहां पे टिक करूंगा और ये इंफॉर्मेशन अपने आप अपडेट हो जाएगी। करेक्ट। और फिर मैं चला जाऊंगा अगले ऑप्शन पे विच इज कॉल्ड चूज पासवर्ड। पासवर्ड में आपको तीन चीजें देखनी है। पहला, एक होना चाहिए अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स, एक होना चाहिए लोअर केस मतलब नॉर्मल अल्फाबेट्स, मिनिमम होने चाहिए 8 कैरेक्टर्स और साथ में होना चाहिए स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर मतलब @, हैशटैग, एक्सक्लेमेशन, जो भी होते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स। तो यहां पे मैं पहले क्या करूंगा, पहले अपना पासवर्ड क्रिएट करूंगा, उसके बाद मैं उसको सेम पासवर्ड को टाइप करके कंफर्म करूंगा, एक सीक्रेट क्वेश्चन डालूंगा। सीक्रेट क्वेश्चन आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे मेरा सीक्रेट क्वेश्चन जो मैंने पंच किया है वो है विच वॉज द फर्स्ट स्कूल आई वेंट। बाई चांस आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये पासवर्ड को रिटेन करने में काम आएगा। और फिर मेरा सिक्योरिटी आंसर, और फिर मैं यहां पे डालूंगा कैप्चा और हो जाएगा ये सबमिट। तो दोस्तों इसके बेसिस पे मेरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद यहां पे ध्यान से देखिए इंफॉर्मेशन क्या आएगा, ये आ जाएगा रिव्यू पेज। जब मैं इस पेज पे सबमिट किया था कैप्चा फिल करने के बाद तो मेरा रिव्यू पेज आ गया और रिव्यू में क्या लिखा है, ये एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन और प्रेस सबमिट टू सेंड द ओटीपी। आई रिपीट, एडिट रजिस्ट्रेशन बटन या फिर सबमिट ओटीपी। आप अपनी इंफॉर्मेशन को रिव्यू करेंगे, इसको क्लोज करेंगे तो इंफॉर्मेशन को रिव्यू करने का टाइम आ चुका है। इंफॉर्मेशन रिव्यू करने का मतलब नाम मेरा सही है, फादर नेम सही है, मदर नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, ईमेल वही है जो मैंने लिखी थी, मोबाइल नंबर भी वही है, एड्रेस भी वही है और जेंडर भी वही है। तो ये रिव्यू करने का ऑप्शन इसलिए आता है कि अगर कोई गलती है तो आप उसको एडिट कर लें, क्योंकि ये वाली जो इंफॉर्मेशन ऊपर आप देख रहे हैं ये बाद में एडिटेबल नहीं होंगी। आई रिपीट, ये वाली इंफॉर्मेशन बाद में एडिटेबल नहीं होंगी। हेंस एक बार रिव्यू करने के बाद आई अग्री पे आप क्लिक करेंगे और आई अग्री पे क्लिक करने के बाद आप सबमिट एंड सेंड एन ओटीपी कर देंगे। अपने मोबाइल नंबर्स अगले 1 साल तक कृपया करके चेंज ना करें, क्योंकि जितनी भी कम्युनिकेशन होने वाली है स्पेशली सीयूईटी पेपर तक, वो आपके मोबाइल फोन और आपकी ईमेल आईडी पे ही होने वाली है। तो 2 चीजों का ध्यान रखिए, एक अपने मोबाइल नंबर के साथ चेंज मत करिएगा, दूसरा आपका ईमेल आईडी बहुत सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए, जैसे अनुभव रखेजा @gmail.com है, CA_Parag_Gupta@gmail.com है। कोई भी वो जो ईमेल आईडीज आप देखते हैं जो स्पाइडरमैन, सुपरमैन या फिर अमेजिंग लुकिंग हीरो @gmail.com होते हैं, मोस्ट लाइकली उन ईमेल से सारी जो मेल्स होती हैं वो स्पैम में जाती हैं। दोज आर नॉट द राइट ईमेल्स फॉर द कम्युनिकेशन। आई रिपीट, दोज आर नॉट द राइट ईमेल्स ऑफ कम्युनिकेशन। हेंस आई सिंसियरली सजेस्ट एक डिसेंट से ईमेल पर आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करिए। तो ईमेल्स और आई रिपीट, ईमेल्स और फोन नंबर्स आपके चेंज या ब्लॉक नहीं होने चाहिए टिल द टाइम CUET फॉर्मेलिटीज आर डन। कमिंग डाउन टू दिस पेज, आपने अग्री करा इंफॉर्मेशन को और आप आगे बढ़ गए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी कि ये सारी चीजें तो ऑलरेडी पहले से फिल्ड है। मतलब आपने जब वो सबमिट करा ओटीपी जनरेट करने के लिए, तो आपका नाम, लोकेलिटी, स्टेट, पिन कोड ये पहले से फिल्ड होगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन अभी थोड़ी देर पहले
रिव्यू करी है, और कंट्री, ये सब चेक करने के बाद सेंड ऑन द गिवन नंबर, मतलब आप ओटीपी जनरेट करने के लिए इंस्ट्रक्ट कर देंगे। आप क्या करेंगे, आपने फोन नंबर अपना ऑलरेडी दिया हुआ है, ओटीपी जनरेट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दी हुई है, वो ओटीपी आपके फोन पे आएगा, और वो ओटीपी जो फोन पे आएगा वो 6 डिजिट ओटीपी आप यहां पंच करेंगे। आई रिपीट, वो 6 डिजिट ओटीपी आप यहां पंच करेंगे, और वो जो 6 डिजिट ओटीपी आप पंच करेंगे वो यहां पे आने के बाद सबमिट कर देंगे। आई रिपीट, ऊपर वाली इंफॉर्मेशन जो है वो प्रीफेड होगी, बिकॉज वो इंफॉर्मेशन आपने अभी थोड़ी देर पहले रिव्यू करी है। उस इंफॉर्मेशन को रिव्यू करने के बाद आपने ओटीपी जनरेट करने की इंस्ट्रक्शन दी है, उस मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, वो 6 डिजिट का ओटीपी आप यहां पे फिल करेंगे, उसको फिल करने के बाद आप सबमिट का बटन दबाएंगे, और यहां पे आपका प्रोसेस ओटीपी का कंप्लीट हो जाएगा। और यहां पे देखिए ग्रीन लाइट जल चुकी है, और ग्रीन लाइट ये कहती है दैट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड। पहला स्टेप है आपका रजिस्ट्रेशन का, जिसमें आपने अपना फोन नंबर, जिसमें आपने ईमेल आईडी, जिसमें आपने फोन नंबर, ईमेल आईडी के साथ साथ डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, आधार कार्ड, 10th क्लास की मार्कशीट का मैच होता हुआ नाम, ये सब अपलोड किया है। इन सबको अपलोड करने के बाद आपका ओटीपी जनरेट हो गया, और यहां पे प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पे जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म। अब आप एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ चलेंगे, और आप यहां पे क्लिक करेंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में जब आप क्लिक करेंगे, तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में अभी सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट डिटेल्स आई हैं, पर्सनल डिटेल्स अभी पेंडिंग है। तो पर्सनल डिटेल्स के लिए आपने यहां क्लिक किया, जो कहता है रजिस्टर द पर्सनल डिटेल्स। आई रिपीट, क्या क्लिक किया आपने, रजिस्टर द पर्सनल डिटेल्स। तो रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन कुछ ऐसे दिखेगी। यहां पे कैंडिडेट का नाम दोबारा आएगा, यहां पे कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ दोबारा आएगी, कैंडिडेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ के बाद जेंडर आएगा, जेंडर के बाद फादर्स नेम, फादर्स नेम के बाद मदर्स नेम, मदर्स नेम के बाद नेशनैलिटी विच इज इंडियन, और स्टेट डोमिसाइल। स्टेट डोमिसाइल इसलिए क्योंकि सीयूईटी में सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं होती है, स्टेट यूनिवर्सिटीज भी होती हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज का मतलब है जिन स्टेट्स में जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वहां पे सीट्स कुछ रिजर्व्ड होती हैं। तो स्टेट डोमिसाइल का मतलब है जिस स्टेट में आप 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं, तो वहां पे स्टेट डोमिसाइल आएगा। कैटेगरी, कैटेगरी देखिए 2 से 3 तरीके की होती है। एक होती है जनरल कैटेगरी, जिसको बोला जाता है अनरिजर्व्ड कैटेगरी। दूसरी होती है ओबीसी विच इज अदर बैकवर्ड क्लासेस, लेकिन अदर बैकवर्ड क्लासेस में सिर्फ एनसीएल कोटा होता है विच इज नॉन क्रीमी लेयर। एससी, एसटी, ये सब कैटेगरीज हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं कैटेगरी के सेक्शन में जाऊंगा और यहां पे स्क्रॉल डाउन करके अपनी कैटेगरी को चूज करूंगा। जैसे मेरे केस में मैं जनरल कैटेगरी से था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और फॉर दैट मैटर एससी, एसटी कैटेगरी से भी हो सकते हैं। तो एक बार हम चेक करते हैं कि ये प्रोसेस चलेगा कैसे। तो इस प्रोसेस को चेक करने के लिए मान लीजिए एग्जांपल यहां पे कैटेगरी में डाला आपने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में डालते ही आप अपनी कैटेगरी को कंफर्म करेंगे। उसके बाद लिखा है ये डू यू हैव अ वैलिड और अ लाइव कैटेगरी सर्टिफिकेट। इसका मतलब क्या आपके पास ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट ऑलरेडी है या फिर सर्टिफिकेट आपने अप्लाई कर रखा है। तो देखिए यहां पे स्क्रॉल डाउन का ऑप्शन है, या तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा या फिर आपने सर्टिफिकेट को अप्लाई कर रखा होगा। तो जब आप उसमें यस लिखेंगे तो आपके पास सर्टिफिकेट आईडी नंबर, जो आपके सर्टिफिकेट पे आईडी नंबर होगा, आप उसको फिल करेंगे। और अगर आपने इसमें अप्लाइड लिखा है तो नीचे वाली इंफॉर्मेशन आएगी नहीं। तो जब वो आ जाएगा आपके पास, आप तब उसको यूनिवर्सिटीज के फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास आएगा बहुत क्रिस्टल क्लियर, जहां पे ये लिखा होगा कि क्या हमने उस कैटेगरी में सर्टिफिकेट अप्लाई कर रखा है या उसका सर्टिफिकेट आपके पास ऑलरेडी है। एज्यूमिंग के सर्टिफिकेट है तो आपने सर्टिफिकेट का आईडी नंबर डाला, आपने सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू कब हुआ है और कौन सी अथॉरिटी से इशू हुआ है।
क्या आपने स्टेट लेवल पे सर्टिफिकेट लिया था, क्या सेंट्रल लेवल पे सर्टिफिकेट लिया था। ये कैटेगरी उन्हीं के लिए है जो ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी एसटी या फिजिकली हैंडीकैप्ड है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा अनरिजर्व्ड। आपने देखा होगा पिछली स्लाइड में मैंने क्या लिखा, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, और यहां पे क्या लिखा है, नो आई हैव अप्लाइड एंड वेटिंग फॉर द सर्टिफिकेट। इसका मतलब मैंने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रखा है, लेकिन अभी सर्टिफिकेट मेरे हाथ में नहीं है। बट जैसे मैंने बताया कि जनरल कैटेगरी स्टूडेंट जब अप्लाई करेंगे तो यहां पे जैसे ही आप जनरल को क्लिक करेंगे, देखिए तो आपके पास वो ऑप्शन नहीं आया। जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए आया वो आपके पास नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि आप जनरल कैटेगरी से हैं। तो आपने जनरल कैटेगरी में अप्लाई किया, यहां अपनी कैटेगरी कंफर्म करी, और फिर नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा आर यू पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी का मतलब है आर यू फिजिकली हैंडीकैप्ड, क्या आपको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, क्या आप स्पेशली एनेबल्ड चाइल्ड है क्या। तो अब फिर आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, या तो ऑप्शन आएगा यस या फिर ऑप्शन होगा नो। तो अगर आप लिखते हैं यस, तो जैसे ही आप इस पे यस क्लिक करेंगे तो आपसे एक क्वेश्चन आएगा, इफ यू आर 40% अबव डिसेबिलिटी और 40% डिसेबिलिटी से नीचे हैं। तो फिजिकली हैंडीकैप्ड में अगर आपने यस करा तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। देखिए यहां पे क्या लिखा है, पीडब्ल्यूडी विद डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव। जैसे ये 40% एंड अबव जाएगा तो आपकी डिसेबिलिटी का कौन सा सर्टिफिकेट है, मतलब अलग अलग तरीके होते हैं ना डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट के, तो कौन सा सर्टिफिकेट है। और दूसरा, क्या आपको स्क्राइब चाहिए या नहीं चाहिए। स्क्राइब मतलब जो आपकी जगह पेपर को अटेम्प्ट करे, और जो इंसान आपकी जगह पेपर को अटेम्प्ट करेगा उसमें उसकी एज जो है वो आपसे कम होनी चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्टूडेंट एक्स हैज अ डिसेबिलिटी और वो चाहता है कि उसे स्क्राइब मिले, तो जो स्क्राइब या स्क्रिब मिलेगा वो उसकी एज से कम होगा। तो अगर वो खुद 12th में अप्लाई कर रहा है सीयूईटी के लिए, तो वो 12th में नहीं हो सकता बच्चा, वो 11th का स्टूडेंट या 10th का स्टूडेंट होगा। तो जो एप्लीकेंट है उसकी एज से कम होना चाहिए जो आप स्क्राइब अप्लाई करेंगे, जो फिजिकल डिसेबिलिटी 40% से ऊपर वाले लोग हैं। तो जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आप डिटेल भरेंगे, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी एज पर द सर्टिफिकेट। आई रिपीट, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी एज पर द सर्टिफिकेट। आई रिपीट, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी एज पर द सर्टिफिकेट। ये अप्लाई करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मतलब क्या है, आर यू डायबिटिक, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, एनुअल फैमिली इनकम, कोई भी ये चीज चेक नहीं करने आने वाला। रिलैक्स करके इस इंफॉर्मेशन के लिए भरिए कि क्या आपको डायबिटीज है, यस और नो, क्या ये रेजिडेंस आपकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, और एनुअल फैमिली इनकम क्या है, क्या आप किसी माइनॉरिटी ग्रुप से हैं या नहीं। इसके बाद कंटिन्यूशन में सॉरी इसके बाद कंटिन्यूशन में आप देखेंगे तो ये दोनों चीजें टिक हो चुकी हैं, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम। एंड नाउ यू मूव टू द थर्ड कॉलम, एंड थर्ड कॉलम सेज रजिस्टर आइडेंटिटी डिटेल्स। आइडेंटिटी डिटेल्स में जब मैं क्लिक करूंगा तो आधार आएगा, डिजी लॉकर आएगा, इंडियन पासपोर्ट आएगा, पैन कार्ड आएगा, ड्राइविंग लाइसेंस आएगा, राशन कार्ड आएगा, वोटर आईडी आएगा, और एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट फोटो आईडी। फोटो होना उसमें जरूरी है। तो मैंने यहां पे क्या क्लिक किया, मैंने आधार क्लिक किया क्योंकि मेरे पास आधार नंबर है, और आधार नंबर क्लिक करने के बाद वो मेरे से पूछेगा आपका नाम और आपका आधार कार्ड का नंबर। आपका नाम और आपका आधार कार्ड का नंबर। मैंने अपना नाम और अपने आधार कार्ड का नंबर यहां पे डाला, और मैंने ये बोला आई वॉलेंटरली अग्री टू शेयर माई आधार कार्ड नंबर, मतलब डिटेल्स आप आधार ऑफिस से ले सकते हैं। और यहां क्लिक करने के बाद मेरा एक कैप्चा आएगा, मैंने यहां पे कैप्चा को फिल किया, और फिल करने के बाद पूरा प्रोसेस मैंने सबमिट कर दिया। जब मैं ये पूरा प्रोसेस सबमिट करूंगा तो इसका मतलब मेरा नेक्स्ट स्टेप भी क्लियर हो चुका है। ये देखिए, ऑल 3 थिंग्स आर क्लियर। पॉइंट नंबर 1, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर क्लियर। पॉइंट नंबर 2, पर्सनल डिटेल्स आर क्लियर। पॉइंट नंबर 3, माय रजिस्ट्रेशन आईडी मतलब मेरी आइडेंटिटी मतलब मेरा आधार कार्ड इज ऑल्सो क्लियर। अब ये तीनों पॉइंट क्लियर होने के बाद
नाउ आई विल मूव टू द फोर्थ पॉइंट विच इज रजिस्टर अपार आईडी। क्या है? रजिस्टर अपार आईडी। अब रजिस्टर अपार आईडी तो वही करेगा भाई जिसके पास है, हमारे पास तो है नहीं। तो हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, सबमिट दबाएंगे और अपार आईडी वाले केस को हम स्किप कर देंगे। अपार आईडी वाले केस को हम स्किप कर देंगे और अपार आईडी स्किप करने के बाद हम आगे चलते हैं। अब आ जाएंगे हम फिफ्थ स्टेज पे। फिफ्थ स्टेज कौन सा है? अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सेलेक्ट द टेस्ट पेपर। क्या लिखा है? अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सेलेक्ट द टेस्ट पेपर। ये हम अपनी मल्टीपल वीडियोस में बता चुके हैं और हम बार बार एक चीज रिपीट कर रहे हैं कि CUET में आप टोटल 5 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। CUET में आप टोटल 5 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन 5 सब्जेक्ट्स में जब आप अप्लाई करेंगे, ये सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपके पास आ जाएगी। एज्यूमिंग कि आप इंग्लिश मीडियम से, तो पहले आप इंग्लिश को चूज करेंगे। इंग्लिश चूज करने के बाद आप टोटल 3 डोमेन चूज करेंगे और 3 डोमेन चूज करने के बाद आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चूज करेंगे। तो मेरे पास 13 लैंग्वेजेस हैं, उन 13 लैंग्वेजेस में से मेरे को एक लैंग्वेज चूज करनी है। 23 डोमेन्स हैं, उनमें से मेरे को 3 डोमेन्स चूज करने हैं और मुझे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चूज करना है, क्योंकि वो ना ही सिर्फ बीकॉम प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जरूरी है, लेकिन वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए भी जरूरी है और उसके साथ साथ वो BMS, BFI और BBE के लिए भी जरूरी है। तो मैंने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए भी अप्लाई कर दिया। तो ये है मेरे वो 5 सब्जेक्ट्स। 5 सब्जेक्ट्स चूज करने के बाद ये वाला सेक्शन देखिए ध्यान से। हो सकता है मेरा लैंग्वेज में मैंने हिंदी चूज किया हो, लेकिन मेरे को पेपर जो है वो इंग्लिश में देना है। मतलब सेक्शन 1 में जब आपके पास 13 भाषाएं हैं, आपने 13 में से एक चूज करी, कौन सी? हिंदी। लेकिन मुझे अकाउंट्स के क्वेश्चन जो है वो तो इंग्लिश में देने हैं ना, तो यहां पे मैं क्या चूज करूंगा? क्वेश्चन पेपर मीडियम फॉर डोमेन सब्जेक्ट, चाहे वो मीडियम हो इंग्लिश या वो मीडियम हो हिंदी। कौन सा सब सिटी चूज करनी है? सिटी कौन सी चूज करनी है? तो या आपने एग्जाम स्टेट को चूज किया और फिर आपने सिटी को चूज किया, सेकंड प्रेफरेंस को चूज किया, सिटी को चूज किया। तो अगर मैं नोएडा में रहता हूं तो यहां पे मैंने गौतम बुद्ध नगर मतलब उत्तर प्रदेश चूज किया, सिटी मैंने नोएडा चूज करी। मेरे घर के पास क्या है? दिल्ली, तो मैंने दिल्ली चूज किया। मेरे घर से थोड़ा दूर क्या है? फरीदाबाद, मैंने फरीदाबाद चूज किया। मेरे घर से थोड़ा दूर क्या है? गुड़गांव, मैंने गुड़गांव चूज किया। मैं हिमाचल नहीं चूज करूंगा। मैं इस माइंडसेट के साथ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा चलो 2 दिन घूम भी आए। मैं मात्र सिर्फ इसी माइंडसेट के साथ जाऊंगा दोस्तों कि मेरा पेपर 5 है, हो सकता है मुझे ये 2 दिनों में देना पड़े, हो सकता है आज मेरे को 3 पेपर और कल मेरे को 2 पेपर देने पड़े, तो मैं अपने घर में या घर के नियरेस्ट लोकेशन को ढूंढूंगा। ऐसा ना हो कि आज मेरे को पेपर दिल्ली में देना पड़े और कल मेरे को पेपर हिमाचल में देना पड़े, क्योंकि मैंने तो प्रेफरेंस ऑफ सिटी में हिमाचल भी मार्क किया था। डोंट डू दैट स्टुपिडिटी। आपके घर के पास जो है आप उसे ही मार्क करिए। उसके बाद आपका फादर का ऑक्यूपेशन और फिर फादर की क्वालिफिकेशन। फादर का ऑक्यूपेशन और फादर की क्वालिफिकेशन मतलब फादर क्या काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में है, डिफेंस सर्विसेज में है, वो आ गया ऑक्यूपेशन हो गया। ऑक्यूपेशन के बाद दूसरी चीज क्या बोली गई? दूसरी चीज बोली गई क्वालिफिकेशन। फिर मदर की ऑक्यूपेशन और मदर की क्वालिफिकेशन, एंड दैट इज हाउ योर प्रोसेस इज डन। अब आप देखेंगे आपके 5 स्टेप्स पूरे हो गए। अब आप चलते हैं छठे स्टेप पे। छठे स्टेप पे क्या है? रजिस्ट्रेशन फॉर योर क्वालिफिकेशंस। अब क्योंकि आप क्लास 12th में हैं या फिर आप ड्रॉप आउट हैं, या तो आप क्लास 12th में होंगे या फिर आप ड्रॉप आउट होंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो क्लास 12th में होंगे, तो आपसे सबसे पहले क्वालिफिकेशन में 10th स्टैंडर्ड की डिटेल्स मांगी जाएगी। 10th स्टैंडर्ड की डिटेल्स का मतलब है पास स्टूडेंट, मतलब आपने कौन सी लेवल पास किया है, हाई सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी। तो आपकी मार्कशीट पे ये क्लियरली लिखा होगा कि एज अ 10th स्टूडेंट आपने कौन से साल में पेपर दिया है, आप कौन से स्कूल में, आपका स्कूल कौन सी सिटी में है, आपका स्कूल जो है वो किस तरीके का स्कूल है, क्या वो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, क्या वो प्राइवेट स्कूल है, क्या वो प्राइवेट गवर्नमेंटली एडेड स्कूल है, या किस तरीके का स्कूल है, वो आपको क्लियरली दिया गया होगा क्वेश्चन में। देखिए, केंद्र विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, गवर्नमेंट एडेड है, प्राइवेटली अनएडेड है, या गवर्नमेंट स्कूलिंग है, किस तरीके का स्कूल है आप उसको मार्क करेंगे और सिटी को मार्क करेंगे।
और लास्ट में आपके पास देखेंगे यहां आएगा रिजल्ट मोड, कि आपका जो रिजल्ट है, आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कैसे हुआ है। क्या रिजल्ट आपका जीपीए में डिक्लेयर हुआ है, आई रिपीट, क्या रिजल्ट आपका जीपीए में डिक्लेयर हुआ है, क्या रिजल्ट आपके ग्रेड्स हैं, या रिजल्ट आपकी परसेंटेज है। तो आपने क्या मार्क किया, आपने मार्क किया परसेंटेज। ध्यान से देखिए यहां पे क्या मार्क किया आपने, परसेंटेज। जैसे ही आप परसेंटेज मार्क करेंगे, आई रिपीट, जैसे ही परसेंटेज मार्क करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा टोटल मार्क्स। आई रिपीट, क्या ऑप्शन आ जाएगा, टोटल मार्क्स। एंड टोटल मार्क्स के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्टेन्ड मार्क्स। 5 सब्जेक्ट है तो 500, 6 सब्जेक्ट है तो 600। मान लीजिए मैंने 5 सब्जेक्ट्स दिए थे टोटल अपने 10th में, तो मेरे टोटल मार्क्स जो होंगे ऑब्टेन्ड मार्क्स सॉरी, मेरे टोटल मार्क्स हो जाएंगे 500, और ऑब्टेन्ड मार्क्स मतलब मैंने कितने मार्क्स अचीव किए। सपोज मेरे पांचों में 90 90 90 आए, तो यहां पे ऑब्टेन्ड मार्क्स में आएगा 450। टोटल मार्क्स में कितने हो गए 500, ऑब्टेन्ड मार्क्स में कितना आया 450। तो यहां पे परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी विच इज इक्वल टू 90%। परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी विच इज इक्वल टू 90%। उसी मार्कशीट में आपका रोल नंबर भी लिखा होगा, और साथ साथ आपके स्कूल का नाम भी लिखा होगा, और आपका स्कूल मान लीजिए जहां पे भी है उसका पिन कोड भी होगा। तो ये है डिटेल्स 10th स्टैंडर्ड की। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, आपसे पूछा जाएगा कि 10th और इक्विवेलेंट, यहां पे आपने क्या डाला, पास स्टेटस। पास स्टेटस के बाद आपने क्या डाला, अब क्या आप अपीयर कर चुके हो। देखो पास स्टेटस का मतलब क्या है, हो चुका है 10th क्लियर। ऑब्वियसली 10th क्लियर है तभी तो सीवीटी का फॉर्म भर रहे हो। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, डन, हो गया। अपीयरिंग नहीं लिखोगे। ईयर ऑफ पासिंग, अगर आप कहीं बीच में फेल नहीं हुए तो आइडली ईयर ऑफ पासिंग होगा 2023, राइट। रिजल्ट मोड में क्या लिखा हमने, परसेंटेज। परसेंटेज मतलब टोटल मार्क्स कितने थे, 5 सब्जेक्ट है तो 500, 6 सब्जेक्ट है तो 600, उनमें से कितने मार्क्स आए, परसेंटेज कैलकुलेट हो गई। मोस्ट ऑफ यू जो मेरी बात सुन रहे हो वो अभी लोग 12th में होंगे, तो 12th में यहां पे जैसे आप अपीयरिंग लिखोगे तो नीचे वाली डिटेल्स इतनी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप ड्रॉप आउट हो तो प्रोसेस वही होगा जो आपने 10th में फॉलो किया। आपने मोड डाला, परसेंटेज डाला, रोल नंबर डाला, और डिटेल्स फिल करने के बाद ये कैप्चा भरा, कैप्चा भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट। आई रिपीट, कैप्चा भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट। अब आप देखोगे 6 के 6 पॉइंट्स फिल हो गए। 7 पॉइंट क्या है, एडिशनल डिटेल्स। क्या आप ट्विन ब्रदर या ट्विन सिस्टर हो जो अप्लाई कर रहे हो, क्या आपका ट्विन ब्रदर ट्विन सिस्टर अप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो यहां पे वो इंफॉर्मेशन आएगी और फिर कैप्चा आएगी। अगर यस करोगे तो इंफॉर्मेशन भरना, अगर कोई ट्विन ब्रदर या ट्विन सिस्टर नहीं है तो इसको हम नो कर देंगे। नो करने के बाद अगली इंफॉर्मेशन आएगी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। मैंने कहा था ना बार बार इतने सारे फोन नंबर मत लिखो क्योंकि इमरजेंसी डिटेल्स भी आएंगी। इमरजेंसी डिटेल्स में कंट्री कोड, इंडिया का कंट्री कोड है +91। आपने अपने फादर का मोबाइल नंबर, मदर का मोबाइल नंबर किसी एक का लिखा, ईमेल आईडी लिखी और ये कैप्चा फिल कर दिया। जैसे ही आप ये फिल करोगे ओटीपी आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मेरी डिटेल्स मैं अपने पेरेंट्स से छुपा लूंगा या फिर मैं अपना सोच समझ के सीयूईटी कर लूंगा। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में भी ओटीपी जनरेट करना पड़ेगा, और ये ओटीपी जब आप जनरेट करेंगे तो यहां पे कंफर्मेशन ओटीपीज फिल करने पड़ेंगे। मतलब जो ईमेल आपने फिल किया है उस ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, और जो आपने फोन नंबर फिल किया है उस फोन नंबर पे भी एक ओटीपी आएगा। ईमेल का भी ओटीपी आएगा और फोन नंबर का भी ओटीपी आएगा, और इसको वेरीफाई करके आप आगे बढ़ जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का टाइम। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने में यहां पे क्या अपलोड होगा, फोटोग्राफ। देखिए क्या लिखा है, 80% फेस विदाउट मास्क। जो मैंने पासपोर्ट साइज फोटो आपको बोली थी सेव कर लीजिए, वो फोटो आएगी और ये नाम अपने आप जनरेट हो जाएगा जैसे ही आप अपलोड करोगे। जैसे मेरा नाम अनुभव है तो AN अनुभव रखिएगा AR, ये फोटो अपलोड करोगे, फाइल अपलोड होगी और यहां पे आपकी फोटो बनी आ जाएगी। इसी तरीके से आपका सिग्नेचर अपलोड होगा, यहां पे आपका सिग्नेचर आ जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिशन आएगी जहां पे आपको पूरा फॉर्म चेक करना पड़ेगा।
यहीं पे आप अपना फॉर्म छोड़ दीजिएगा, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। पेमेंट तब तक मत करिएगा जब तक 15 और 20 मार्च के बीच में डेट ना हो। कोई भी डिटेल जानने के लिए आप अपने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। और आप जानते ही हैं, अगर आप एवेंजर्स बैच में हैं तो आपकी प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम्स के नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगी। चाहे वो एवेंजर्स बैच में आपने डोमेन के लिए अप्लाई किया हो, चाहे एवेंजर्स बैच में आपने लैंग्वेज के लिए अप्लाई किया हो, चाहे आपने एवेंजर्स बैच में जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए अप्लाई किया हो, हम सारी प्रिपरेशन आपके बोर्ड एग्जाम्स के नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर देंगे। और ये है कंप्लीट प्रोसेस हाउ टू फिल द फॉर्म। कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी, कुछ भी हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क देम ऑन द कमेंट सेक्शन, वी विल बी एबल टू हेल्प यू। बट ये वाले डॉक्यूमेंट्स रेडी करे बिना फॉर्म को फिल करना स्टार्ट मत करिएगा। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे आपको आरकेजी ऐप पे और हम आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद प्रिपेयरिंग फॉर योर सीयूईटी प्रिपरेशन। थैंक यू। दिस इज अनुभव साइनिंग ऑफ फ्रॉम आरकेजी।